हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल इनोवेटिव स्टडी @माँ पाठशाला। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सीरीज चली हुई है और जिसमें हम हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन्हीं के चैप्टर्स से कुछ क्वेश्चंस निकाल करके आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं और उनको साथ के साथ सॉल्व करते हैं। तो आज हम कक्षा 8वीं की भूगोल की पुस्तक जो है संसाधन और विकास, इसी पुस्तक का जो 4th चैप्टर है हमारा कृषि, इस चैप्टर से ही आज कुछ क्वेश्चंस हमने निकाले हैं और आपके साथ यहाँ पर साझा करने के लिए फिर से उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितने प्रकार की आर्थिक क्रिया सम्मिलित हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसमें 3 प्रक्रियाएं जो हैं सम्मिलित हैं, जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे कृषि, मत्स्य और संग्रहण उनके अच्छे उदाहरण हैं। ये कौन सी क्रियाएं हैं? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ये हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, जो हम हमारी कृषि या मत्स्य से जुड़ी हुई होती हैं, मत्स्य पालन से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्रियाओं के संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित कौन सी क्रियाएं हैं? अब जो प्राकृतिक क्रियाओं से हमें संसाधन मिलते हैं, जो हमारे संसाधन होते हैं प्राकृतिक क्रियाओं से कच्चे माल के रूप में जो हमें मिलते हैं, उनके प्रसंस्करण से संबंधित कौन सी क्रियाएं होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय क्रियाएं। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण कौन से हैं? यहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो द्वितीय क्रियाएं होती हैं उसके उदाहरण कौन से हैं? विनिर्माण, डबल रोटी पकाना या फिर कपड़ा बुनना, ये सभी। तो इसके ये सभी उदाहरण हैं द्वितीय क्रियाओं के। यानी कि जब हम पौधों से या कृषि से, किसी भी प्राकृतिक वस्तुओं से, प्राकृतिक चीज़ों से हम कोई जब वस्तु प्राप्त करते हैं, वो हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। और जिनमें जहाँ पर उन प्राथमिक क्रियाओं के संसाधनों का जो प्रसंस्करण किया जाता है और मतलब उनका जो रूप बदल दिया जाता है और हमें हमारे लिए उपयोगी, उनको और ज़्यादा उपयोगी बना दिया जाता है, तो वो कौन सी क्रियाओं में शामिल होता है? यानी कि उनका निर्माण करना, जैसे डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, है ना। तो ये कौन सी क्रियाएं होंगी? द्वितीय क्रियाएं होंगी। और जो हमारी प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हैं वो प्राथमिक क्रियाएं होती है, जब हम वहाँ से कुछ वस्तु प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं? ठीक है, अब हमें पता लग चुका है कि प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं, द्वितीय क्रियाएं कौन सी हैं, और जो इन दोनों को सेवा कार्य प्रदान करती हैं, ठीक है, सेवा कार्य प्रदान करके सहयोग करती हैं, तो वो होंगी हमारी तृतीय क्रियाएं। जो हमारी तृतीय क्रियाएं होती हैं वो हमारी प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाओं के जो क्षेत्र हैं उनको सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय क्रियाओं के उदाहरण कौन से हैं? व्यापार, यातायात, बैंकिंग व बीमा, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी जो उदाहरण हैं ये तृतीय क्रियाओं के ही हैं, जैसे व्यापार, यातायात, बैंकिंग व बीमा, जो हमारी दोनों उन क्रियाओं को सेवाएं प्रदान करना किन क्रियाओं में शामिल होगा? तृतीय क्रियाओं में। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है? ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, इटालियन भाषा। तो इसका सही जवाब जो होगा लैटिन भाषा के शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि से करने से हुई है, वो है लैटिन भाषा के शब्द एगर या एग्री और कल्चर।
अगला प्रश्न है, मिलान करना है हमें एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। ये कौन कौन सी ये जो कृषि हैं उनके ये नाम हैं। तो अभी आप यहाँ ध्यान से समझें। जो एग्रीकल्चर है वो है हमारा, आप सब जानते हैं, कृषि। क्या है? कृषि। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किससे संबंधित होगी? हमारी रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन से। पिसिकल्चर मत्स्य पालन, और विटिकल्चर, जो हमारा विटिकल्चर है वो द्राक्षा कृषि, यानी कि अंगूरों की खेती। किसकी खेती? अंगूरों की खेती, ठीक है, द्राक्षा कृषि। और जो हमारे बच गया है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान कृषि। क्या होता है उद्यान कृषि में? वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों, फलों का जो है उगाना क्या होता है? हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि। अगला प्रश्न है, कृषि के निवेश क्या हैं? मशीनरी, बीज, रसायन, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा, जो कृषि में निवेश किया जाता है, हम सब जानते हैं मशीनरी भी होती है, बीज भी उपयोग में लाया जाता है और रसायन भी उपयोग में लाया जाता है। तो ये सभी क्या हैं? कृषि के निवेश हैं। अगला प्रश्न है, कृषि के प्रक्रम में शामिल हैं। जो निवेश के बाद एक निवेश तो कर दिया है, अब फिर उसके बाद कौन सी गतिविधि होगी? प्रक्रम जो होता है उसमें क्या क्या शामिल हैं? जुताई, बुआई, निराई, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा, ये सभी ही कृषि के प्रक्रम में शामिल होती हैं। जुताई, बुआई, निराई, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा, ये सभी जो हैं कृषि के प्रक्रम में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कृषि तंत्र के निर्गत में शामिल क्या है? फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट, ये सभी। आप यहाँ देखें, समझने की कोशिश करें कि निवेश, प्रक्रम और निर्गत, क्या है ये? निर्गत। निवेश में क्या था? हमारी मशीनरी शामिल थी, बीज शामिल थे, रसायन था, ठीक है। यानी कि हमें कृषि में निवेश करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? मशीनरी, बीज, रसायन, ये तो कृषि का निवेश हो गया। और प्रक्रम क्या था कि उसमें क्या कार्य किए जाएंगे, यानी कि जुताई, बुआई, छिड़काव। और जो अब हम कृषि तंत्र के निर्गत के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो उसका जो उत्पन्न होने वाला जो चीज़ होती है, यानी कि जो हमें लास्ट में हमें मिलती है, उत्पादित जो वस्तु होती है वो क्या होती है? फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट, ये सभी। यानी कि निर्गत में क्या शामिल हो गया? ये सभी चीज़ें शामिल हैं, फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, निवेश, प्रक्रम, निर्गत, ये कृषि के 3 कारक हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो हमारा क्या है? निर्वाह कृषि। क्या है? निर्वाह कृषि। और जो सेकंड है, वाणिज्यिक कृषि। क्या है? वाणिज्यिक कृषि। तो इस प्रकार जो हमारे कृषि को 2 भागों में बांटा गया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अगला प्रश्न है, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है।
पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। यह किस प्रकार की कृषि, यानी कि इसमें ये समझो कि जैसे अब थोड़ी सी ज़मीन है, मतलब कम ही उसके पास भूमि होती है और वो अपनी परिवार की ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, वो निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी यूज़ कर रहे हैं। और जो श्रम है वो उनका जो परिवार के सदस्यों को ही श्रम के रूप में वो उपयोग कर रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ अपने गुजारा जो होता है कि फसल बस अपने गुजर बसर के लिए ही वो पैदा कर रहे हैं। तो ऐसी कृषि को यह किस प्रकार की कृषि कहलाएगी? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, वाणिज्यिक कृषि, निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार की जो कृषि होगी वो निर्वाह कृषि होगी। कैसी कृषि होगी? निर्वाह कृषि होगी। अगला प्रश्न है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर निर्वाह कृषि इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि जो कृषक परिवार की सिर्फ अपनी पारिवारिक जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं को वह खेती करके पूरी करता है, तो इसीलिए इसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्वाह कृषि को भी फिर आगे भागों में बांट दिया है। तो निर्वाह कृषि के भाग कौन से हैं? गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोनों, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न है, इस कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। यह किस प्रकार की कृषि है? यहाँ पर क्या बात हो रही है? एक छोटा सा भूखंड है पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। यहाँ बात याद रखने की है कि जो है धूप वाले युक्त जलवायु, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाना, और वहाँ की फसल मुख्य फसल चावल भी है इस कृषि की। तो यह किस प्रकार की कृषि है? आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार की कृषि को कहेंगे गहन निर्वाह कृषि। क्या है ये? गहन निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न है, आदिम निर्वाह कृषि को किन भागों में बांटा गया? अब आदिम निर्वाह कृषि को भी आगे भागों में बांट दिया है। तो वो कौन से हैं? स्थानांतरित कृषि, चलवासी कृषि, ये चलवासी है, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, चलवासी, पशुचारण कृषि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आदिम निर्वाह कृषि के ये दोनों ही भाग हैं, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि किन क्षेत्रों में प्रचलित है? जो वैश्विक तौर पर हम देखें तो स्थानांतरित कृषि किन क्षेत्रों में प्रचलित है? अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, या फिर इन सभी में। तो इसका सही जवाब होगा स्थानांतरित कृषि जो है इन सभी क्षेत्रों में प्रचलित है। आप याद रखें, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, इन सभी में। और साथ के साथ आप याद रखें, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ उत्तर पूर्वी भारत के लोगों में भी यह प्रचलित है। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी भारत में भी स्थानांतरित कृषि जो है प्रचलित है। अगला प्रश्न है, मिलान करें। जैसे कि अब हमारी स्थानांतरित कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है, ये स्थानांतरित कृषि के ही नाम हैं अलग अलग। तो ये कौन कौन से स्थान पर किस किस नाम से जाना जाता है, आपको ये मिलान करना है। तो यहाँ देखें, झूमिंग खेती
झूमिंग खेती आप सभी जानते ही होंगे, भारत में ही स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत। मिल्पा, मिल्पा जो स्थानांतरित कृषि का नाम मिल्पा है वो है मैक्सिको के, यहाँ जो देश है मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। और रोका, रोका ब्राज़ील देश में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। लदांग, और जो लदांग है वो मलेशिया में ही स्थानांतरित कृषि का नाम है। तो आप इस प्रकार याद रखें, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राज़ील, लदांग मलेशिया। अगला प्रश्न है, इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। यह क्या कहलाता है? अब यहाँ आप इस देख सकते हैं कि पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं, और इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। यानी कि वो मौसम जब भी बदल जाता है, जब भी वहाँ की जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, तो वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहेंगे? आदिम निर्वाह कृषि, चलवासी पशुचारण, स्थानांतरित कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण। इसे क्या कहेंगे? चलवासी पशुचारण। अगला प्रश्न है हमारा, चलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में प्रचलित है? सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा इन सभी क्षेत्रों में पशुचारण, चलवासी पशुचारण प्रचलित है। जैसे सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में कभी भी मौसम जो जलवायु में परिवर्तन होता है तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता। मध्य एशिया में भी ऐसे ही है, और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी ऐसे ही लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं के साथ जाना पड़ता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्षेत्र हैं चलवासी पशुचारण के, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, फसल उत्पादन और पशुचारण बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र, यहाँ पर विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, और अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार की कृषि है? आप यहाँ पर हमारी जो गहन निर्वाह कृषि या निर्वाह कृषि थी वहाँ पर आप कंपेयर करके देखेंगे तो वहाँ पर कम भूमि पर कम वस्तु प्रौद्योगिकी के साथ कम श्रम के साथ ही काम किया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फसल उत्पादन और जो पशुचारण जो है बाजार में विक्रय हेतु किया जा रहा है। वो सिर्फ अपने निर्वाह के लिए कर रहे थे, यहाँ पर विक्रय हेतु कार्य किया जा रहा है, और बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, और अधिकांश कार्य जो है कौन करता है? मशीनों के द्वारा हो जाता है, यानी कि श्रम की ज़्यादा आवश्यकता वो उनको नहीं पड़ती है। तो ये किस प्रकार की कृषि है? निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। तो इसका सही जवाब होगा वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि में शामिल कृषि कौन सी है? अब वाणिज्यिक कृषि में शामिल जो कृषि कौन सी है? वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी कृषि किस में शामिल है? वाणिज्यिक कृषि में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक अनाज कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है वह किन क्षेत्रों में की जाती है? उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सभी।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? इन सभी में जो है वाणिज्यिक कृषि की जाती है। और वाणिज्यिक कृषि में गेहूं और मक्का जो है, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूं और मक्का। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि में। और जो ये है उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, वहाँ पर वाणिज्यिक कृषि जो है अनाज कृषि के जो ये प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? कौन सी कृषि में जो भूमि का उपयोग है वह भोजन व चारे की फसलें उगाने के लिए और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मिश्रित कृषि में ही क्या होता है, भूमि का जो उपयोग होता है वह भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया या फिर ये सभी। तो मिश्रित कृषि जो है इन सभी क्षेत्रों में की जाती है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये सभी। और साथ के साथ कहाँ कहाँ पर होती है? जो आपका न्यूजीलैंड है, कहाँ पर? न्यूजीलैंड में भी मिश्रित कृषि होती है। और आपके यूरोप महाद्वीप में भी क्या होता है, मिश्रित कृषि की जाती है। और साथ के साथ आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका में भी यह कृषि प्रचलित है। तो इस प्रकार आप याद रखें, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की फसल किस कृषि के अंतर्गत उगाई जाती हैं? तो आपके जो ऑप्शंस हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की जो फसलें होती हैं वो रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती हैं। कौन सी कृषि के अंतर्गत की जाती हैं? रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की फसल, ये जो हैं एकल फसल उगाई जाती हैं रोपण कृषि के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? अब जो रोपण कृषि है उसके मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जो जवाब है वो होगा, आपका सही उत्तर जो होगा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उगाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में रोपण कृषि जो है विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मिलान करें, रबड़, कहवा, चाय कहाँ कहाँ पर इनका जो रोपण कृषि का जो कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? रबड़ जो है मलेशिया, कहवा जो है रबड़ जो है मलेशिया, कहवा जो है ब्राज़ील में, और जो चाय है भारत और श्रीलंका। ये इसके कुछ उदाहरण हैं रोपण कृषि के। अगला प्रश्न है हमारा, जूट और कपास किस प्रकार की फसलें हैं? जूट और कपास किस प्रकार की फसलें हैं? खाद्य फसलें, रेशेदार फसलें,
पेय फसलें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जूट और कपास जो है आपकी रेशेदार फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? रेशेदार फसलें हैं। अगला प्रश्न है, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है जो कि उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। यह किस प्रकार की फसल की मुख्य विशेषताएं हैं? यह किस फसल की जो है मुख्य विशेषताएं हैं? तो आपके जो ऑप्शन है यहाँ पर गेहूं, चावल, पटसन, मक्का। तो आपका सही जवाब होगा चावल। चावल जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का जो है प्रदेशों का मुख्य आहार है। और इसके जो है इसके पैदा होने की जो चावल के लिए जो मुख्य विशेषताएं हैं जो वो हैं उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और जो मिट्टी होती है इस चावल की खेती के लिए वो चीकायुक्त जलोढ़ मृदा होती है जिसमें जल रोकने की क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, इस फसल के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। तो इसका सही जवाब होगा, ये किस प्रकार की फसल की जो मुख्य विशेषताएं हैं? आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मध्यम तापमान और वर्षा इसके वर्धन काल में, लेकिन कटाई के समय जो है तेज धूप की आवश्यकता होती है। कैसी? तेज धूप की। तो आप बता सकते हैं आसानी से। और इसकी जो इसमें जो मृदा की जो आवश्यकता होती है जिस मृदा की, वो है सुअपवाहित दोमट मृदा। तो ये चावल, गेहूं, मक्का, पटसन। तो इसका सही जवाब होगा गेहूं की खेती के लिए जो है ये सभी विशेषताएं अनिवार्य हैं। अगला प्रश्न है, ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य की आवश्यकता होती है। ये किस फसल की विशेषताएं हैं? तो चावल, गेहूं, मिलेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मिलेट। किस प्रकार की फसल है ये? मिलेट है। और इसके लिए जो मृदा की आवश्यकता होगी, बलुई मृदा की आवश्यकता हमें होती है। अगला प्रश्न है, इस फसल के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल की मुख्य विशेषताएं हैं? मक्का, चावल, गेहूं, कपास। तो इसका सही जवाब होगा मक्का की फसल की ये जो है कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। मक्का की फसल को उगाने के लिए इन की जो विशेषताओं की आवश्यकता होती है, मतलब इन जो हमारी मक्का की फसल उगाने के लिए कुछ इस प्रकार की जलवायु विशेषताएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इस फसल की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जो मृदा में सर्वोत्तम उगती है। जलोढ़, यहाँ पर आएगा आपका जलोढ़ मृदा, काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। यह किस प्रकार की फसल की प्रमुख विशेषताएं हैं? मक्का, चावल, गेहूं, कपास।
तो इसका सही जवाब होगा ये कपास की जो फसल के लिए अनिवार्य विशेषताएं हैं, जैसे कि एक तो उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन, तेज चमकीली धूप और काली और जलोढ़ मृदा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए कपास की फसल के लिए। अगला प्रश्न है, और जो कपास की जो फसल उगाई जाती है वो किन क्षेत्रों में उगाई जाती है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका हमारा भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र जो हैं ये कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। अगला प्रश्न है, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। किस प्रकार की फसल की प्रमुख विशेषताएं हैं? कपास, पटसन, मक्का, कॉफ़ी। आप यहाँ बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा पटसन की जो फसल उगाने के लिए हमें इन सभी विशेषताओं की आवश्यकता होगी, जैसे कि आप जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से जो यह विकसित होती हैं और उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु और जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये फसल उगाई जाती है। इस प्रकार जो है इसका सही जवाब पटसन है। और जो पटसन के जो अग्रणी उत्पादक देश जो हैं वो आप याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश अग्रणी उत्पादक हैं। अगला प्रश्न है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त हैं। यहाँ याद रखेंगे, पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त हैं और ब्राज़ील इस फसल का अग्रणी उत्पादक भी है। ये किस प्रकार की फसल की मुख्य विशेषताएं हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शंस, कपास, पटसन, मक्का, कॉफ़ी। तो इसका सही जवाब होगा कॉफ़ी की जो फसल उगाने के लिए हमें कुछ इस प्रकार की जो है मिट्टी की और जलवायु की आवश्यकता होगी और ब्राज़ील इस फसल का अग्रणी उत्पादक है। और उसके पश्चात जो है कोलंबिया और भारत देश जो है इसके ब्राज़ील के बाद जो है अग्रणी उत्पादक देश हैं। अगला प्रश्न है, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। जो संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है और कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है और एक पेय फसल है, तो आप जान ही गए होंगे। और इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ये किस प्रकार की फसल की प्रमुख विशेषताएं हैं? किस फसल की प्रमुख विशेषताएं होंगी? कपास, कॉफ़ी, चाय, मक्का। तो इसका सही जवाब है चाय। अगला प्रश्न है, कृषि का विकास किन तरीकों से किया जा सकता है? बोए गए क्षेत्र के विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों के प्रयोग द्वारा, कृषि का मशीनीकरण करके, इन सभी तरीकों से ही हम क्या कर सकते हैं? कृषि का विकास कर सकते हैं। बोए गए क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है और जो फसलों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, बोई जाने वाली जो फसलें हैं, और उनके लिए सिंचाई सुविधाएं जो होती हैं उनमें सुधार किया जा सकता है
उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग किया जा सकता है और कृषि का जो है मशीनीकरण करके हम कृषि का विकास कर सकते हैं। तो आज का इस जो चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे आपके साथ शेयर किए हैं, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।